Hey guys, welcome back. This is Arya, and today I'm going to resume our topic, that is, yes, nutrition in animals. Guys, in last video I have discussed about nutrition in unicellular animals, that is, nutrition in amoeba and nutrition in paramecium. I hope you understood both the nutrition processes, right, in amoeba and paramecium. And also I hope that you observed the diagrams also carefully, right? Now, in this video, I'm going to talk about nutrition and multicellular animals. And who are multicellular animals? Yes, multicellular animals are humans. But why? Because आपने पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल. Animals made up of single cell are unicellular. And multicellular means animals made from many cells, many number of cells, right? तो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं. आई होप आपको पता होगा, राइट? तो जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पहले आता है. गाइस, जो मैं वीडियोस आपको दिखा रही हूँ उसमें ज़्यादातर डायग्राम भी मैंने दिखाए हैं, तो उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा और उन्हें एक बार देख लीजिएगा, हेल्पफुल होंगे वो, ठीक है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? इसमें एलिमेंट्री कनल होती है और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनल and its associated glands. The digestion process in animals takes place in 5 steps. Animals में जो digestion का जो process होता है वो 5 steps में पूरा हो जाता है. ये 5 steps वही 5 steps हैं जो हमने पहले पढ़े थे. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले पढ़े थे, बस इसमें थोड़ा माइन्यूट सा आपको डिफरेंस दिख सकता है और शायद ना भी दिखे, है ना? मैं एक बार आपको एलिमेंट्री कैनल का एक डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? गाइस, सी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल. डायग्राम थोड़ा अलग लग रहा होगा लेकिन ये यूज़फुल है, ओके? देखो, टंग से शुरू होता है, आपको ही पता है, फिर माउथ, देन ईसोफेगस. ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप. 8th तक तो ये फूड पाइप रहता है, 9th से ये ईसोफेगस हो जाता है, ठीक है? इसे ईसोफेगस ही कहेंगे. डायफ्राम जो लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, थोड़ा सा अटैच्ड होता है, थोड़ा, ठीक है? देन स्टमक, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर, पैंक्रीज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड एनस, ठीक है? ये जो जितने भी मैंने आपको ये सब बताए हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके जो नेम्स हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो बहुत केयरफुली सुनिएगा. और अभी आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा. इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि जब हम अपने बारे में पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमारा शरीर जैसे कि कोई ट्रांसपेरेंट हो कि हमने ऐसे देख लिया, है ना? इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ओके? सो गाइस, फर्स्ट प्रोसेस आती है हमारी इंजेशन की. इंजेशन मैंने आपको क्या बताया था? यस, फूड को बॉडी के इनसाइड ले जाना. ह्यूमंस में क्या होता है? इन ह्यूमंस फूड इज़ इंजेस्टेड थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. फूड जो होता है उसे हम अपने माउथ के द्वारा इंजेस्ट करते हैं, और किसकी हेल्प से? अपने
हैंड्स की हेल्प से। आप अपने हैंड से बाइट लेते हो, फिर से माउथ में रखते हो ना, बस वही इंजेक्शन होता है। ठीक है। डाइजेशन पे आते हैं, तो डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ से ही शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है भाई? तो देखो, माउथ में टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। जो टीथ होते हैं वो ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। आप च्यू करते हो फूड तो वो ग्राइंडिंग होती है फूड की। ठीक है। फिर टंग उसे जो उसकी रोलिंग में हेल्प करती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स अपने एंजाइम्स उस पर छोड़ते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प हो सके। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे सलाइवा होता है, सुना है, 9th में भी सुना होगा, 8th में भी होगा। तो सलाइवा लार्ज जिसे कहते हैं, तो वो डाइजेशन में हेल्प करती है। देन ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप होता है। ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ईसोफेगस वॉल्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, देखो ऐसा समझ लो, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। यहाँ पे फूड है, जैसी मैंने ये जो लाइन बना रखी है, जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा ये पिचकनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। फिर खोलेंगी, ये नीचे आएगी, नीचे आके यहाँ पे आएंगी, तो फिर नीचे आएंगी, फिर इस टाइप से ये डाइजेशन होता है। ठीक है। ईसोफेगस में, स्टमक में एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। These 3 enzymes are useful for digestion in stomach. ओके। अब देखो, इन्हें मैं आपको इंटरेस्टिंग वेज में सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ। देखो, पेप्सिन जो होता है, इन्हें ये समझो कि पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक 3 तरह की लड़कियाँ हैं। ठीक है। पेप्सिन के तो नखरे बहुत हैं। ठीक है। प्रोटीन, जो प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। ठीक है। अब म्यूकस मतलब किसी और की वजह से किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहती। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत बुरा देती है। अब वो मैं बताती हूँ कैसे। जो पेप्सिन होती है, उसका ये होता है कि वो से एसिडिक मीडियम चाहिए ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, वरना वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगी। तो उसे एसिड मीडियम कौन देगा? एक ही एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। वो इसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा ताकि ये प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम उसे देगा, तो वो भी जो स्टमक की वॉल है, इनर लाइनिंग है, उस पर अपना बहुत बैड रिएक्शन डालेगा। ठीक है। तो उस रिएक्शन से बचने के लिए म्यूकस हेल्प करती है। जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करती है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई असर उस पर ना पड़े। ठीक है। तो ऐसे ही ये तीनों एंजाइम्स अपना अपना वर्क करती हैं। पेप्सिन, याद रखना है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं, वो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है। और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बैड इफ़ेक्ट से स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। आई होप समझ में आया होगा आपके। सो लेट अस प्रोसीड। नाउ गाइस सी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। इट इज़ नॉट रियली स्मॉल, इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग. It is the longest part of alimentary canal. It is the site of complete digestion of food like carbohydrates, proteins and fats. जैसे कि आपने डायग्राम में देखा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत स्मॉल लग रही है। मैं एक बार और आपको दिखाती हूँ। सी, इंटेस्टाइन बहुत स्मॉल लग रही है ना, लेकिन ये स्मॉल नहीं होती है। ये यहाँ से शुरू होकर पता नहीं, आपको पता भी नहीं चल सकता कि कहाँ पे जाके एंड होती है। ये 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनल जो होता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है।
यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का। ठीक है, ये याद रखना है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, देन बात आती है लीवर की। तो लीवर कैसे हेल्प करता है? देखो, लीवर सीक्रेट्स bile juice because bile salts break down the fats present in the food into smaller globules. This increases the efficiency of enzymes to digest the food. ठीक है, जो लीवर होता है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो एंजाइम्स होते हैं जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। ठीक, इतना इसमें याद रखना है कि लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस। ठीक है, और क्यों करता है ये। देन बात आती है पेंक्रीज की। तो पेंक्रीज इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी विच लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक. It secretes pancreatic juice which contains digestive enzymes like trypsin, amylase and lipase. जो पेंक्रीज होता है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, जो स्टमक के नीचे उसके पैरेलल होता है बिल्कुल। अभी मैं डायग्राम शो करती हूँ। देखो, ये स्टमक है, बिल्कुल इसके बीनीथ इसके पैरेलल है, ये है पेंक्रियास। ठीक है, ये पेंक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करता है। ओके, और पेंक्रियाटिक जूसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एमाइलेज स्टार्च डाइजेस्ट करने में, और जो लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक बार ध्यान रखना कि पेंक्रियाज जो है वो पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये किस काम के लिए होते हैं, क्यों हेल्पफुल होते हैं, वो आपको याद रखना है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च डाइजेस्ट करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। एक और चीज़ है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट intestinal juices. These contains a number of enzymes to convert proteins into amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे। और ये एंजाइम्स क्यों हेल्पफुल हैं? क्योंकि ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इसे देख लीजिएगा और इसे ध्यान में रखना है। गाइस, हमने इंजेशन पढ़ लिया, हमने डाइजेशन पढ़ लिया और डाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखना है। अब तीसरी बात आती है एब्जॉर्प्शन की। देखो, एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स सॉल्यूबल शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स मतलब जैसे सॉल्यूबल शुगर, अमीनो एसिड्स याद आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, वही। और जो कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो टेकन अप कर लेती हैं, मीन्स एब्जॉर्व कर लेती हैं।
तो उसे हम क्या कहेंगे? यस, एब्जॉर्प्शन। इसमें विल्लई भी होती हैं, ठीक है। तो विल्लई क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस present on the inner surface of the small intestine to increase the surface area which helps in the absorption of food. जो विल्लाइज होते हैं वो बहुत मिलियंस में जो फिंगर लाइक टिनी प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वो क्यों हेल्पफुल हैं? क्योंकि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। नेक्स्ट, एसिमिलेशन। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट गेट्स एसिमिलेटेड. Assimilated means used into the cells. The body cells use assimilated food for obtaining energy as well as for growth and repair. The digested food that is not used by our body gets stored immediately in the liver in the form of glycogen. This glycogen can be utilized as a source of energy by the body in the times of need. देखो, एसिमिलेशन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे ब्लड कैरी करता है बॉडी के सभी पार्ट्स में जहाँ पे उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ किया जाता है सेल्स में, ठीक है। जो बॉडी सेल होते हैं वो उस एसिमिलेटेड फूड को यूज़ करते हैं किस लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ताकि वो अपनी ग्रोथ और रिपेयर कर सकें। द डाइजेस्टिव फूड दैट इज़ not used by our body get stored immediately in the liver in the form of glycogen. जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है वो इमीडिएटली जल्द से जल्द लीवर में स्टोर हो जाता है। और किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन फॉर्म में। और ये ग्लाइकोजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज़ किया जाता है जब बॉडी को इसकी बहुत नीड होती है, ठीक है। अंडरस्टूड? सो नाउ अब लास्ट आता है हमारा इजेशन। इजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस in which the undigested food get excreted is called egestion. The undigested food passes through the small intestine into a white tube called large intestine. It absorbs most of the water, some minerals from food and then passes out from body through anus in the form of feces. Egestion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है और एक वाइट ट्यूब जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसकी हेल्प से एनस के थ्रू बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो बहुत सा वाटर और बहुत सारे मिनरल्स फूड में से एब्जॉर्ब कर लेता है। अंडरस्टूड? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ गाइस, यहाँ पे हमारा ये 4th टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो है रेस्पिरेशन। सो टिल देन, बाय बाय।